Assalamualaikum dear students, this is me Muhammad Irfan and we're your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to talk about the lecture number 10 MDCAT which is from the inorganic chemistry topic 4 and 9. So आज हम इस लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हमने देखने हैं. So let's move to the whiteboard. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज देखेंगे कोर्स आउटलाइन के आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने. आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने स्लाइड शेयर की गई है जिसमें आपके सामने टॉपिक्स हैं. हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, उसमें हमने पढ़ना है नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को और फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड हर चीज को. इसी तरह प्रेजेंस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इसके हवाले से मैंने बात करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी पढ़ना है. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं. इसी तरह टॉपिक 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं. एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री एंड द कॉज ऑफ द एसिड रेन और ओजोन एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो आज हम इनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है. फर्टिलाइजर्स को पढ़ना है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में फर्टिलाइजर्स को पढ़ना है. तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमडीकैट लेक्चर. हमने जो भी वर्ड आ गया है कोर्स आउटलाइन में उससे रिलेटेड हर चीज को ओवरव्यू जरूर करना है. फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल व्हिच इंक्रीजेस द सॉइल्स फर्टिलिटी. हम जानते हैं कि जमीन पे डिफरेंट क्रॉप्स को काश्त किया जाता है और वो जब भी ग्रो करती हैं तो जमीन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स लाजमी होने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके. तो अब जो सॉइल है उसमें अगर वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है या कम है तो ऑफ कोर्स प्लांट्स की ग्रोथ डिस्टर्ब होगी. एक इमर्जिंग पॉपुलेशन एरिया है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है. जो भी सीरियल्स हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो फिर हम सॉइल में कुछ मटेरियल्स डालते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और हमारे पास अच्छी क्रॉप आती है. सो फर्टिलाइजर्स को डिफाइन करने के बाद मैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको दो हिस्सों में क्लासीफाई करता हूं, जैसा कि आपकी बुक में भी है. बाज कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स जो कि सॉइल में मौजूद है बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. आप देख सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़ चाहिए होती है. स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. टेक्निकली इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि अमाउंट तो हमने याद कर ली 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़ लाजमी चाहिए होते हैं. अगर ये कम हो तो हमारी क्रॉप मुतासिर होती है, डिस्टर्ब होती है, और अगर ज्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं होता. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. गॉट इट. अब दूसरा देखें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसा कि आप जानते हैं आपके पास जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, ये आपके पास जो बुक में लिखे हुए हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लिटिल अमाउंट. किस अमाउंट में देखें, जस्ट 6 ग्राम टू 200 ग्राम्स पर एकड़. 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़. अच्छा, इनके बारे में अहम पॉइंट, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी ऑफ कोर्स क्रॉप मुतासिर होगी, नुकसान होगा, और अगर ये ज्यादा होंगे सॉइल में तो भी नुकसान होगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ज्यादा और कम होने से दोनों सूरतों में हमारा जो प्लांट का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है. तो जब फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को डिफाइन कर दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया, तो उनके इफेक्ट्स और उनकी अमाउंट कितनी चाहिए होती है, उनके ज्यादा होने से कम होने से क्या फर्क पड़ता है, ये तमाम चीजें एमडीकैट के क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, आपको पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की. नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स पढ़ने से पहले कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए गुड फर्टिलाइजर्स में. एमडीकैट में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ आप लोगों के लिए. भाई चीप होने चाहिए ताकि ऑर्डिनरी फार्मर इसको परचेज कर सके और वो उसको जो प्रोडक्शन है उसकी बढ़ोतरी के लिए यूज कर सके. सस्ता होना चाहिए फर्टिलाइजर. आप देख सकते हैं इजी टू स्प्रेड, मतलब उसे मतलब स्प्रेड करना हो, फसलों में स्प्रे करना हो, फैलाना हो, स्प्रेड करना हो. स्प्रे एक टेक्निकल वर्ड, स्प्रे में तो मशीन्स की भी यूटिलिटी आ जाती है. पाकिस्तान में आप जानते हैं क्रॉप्स में खादों को हाथ से ही फार्मर्स फेंकते होते हैं, तो इजी टू स्प्रेड हो, वाटर सोल्युबल हो, ये सबसे अहम बात है. वाटर सोल्युबल होगा तो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो के रूट्स के जरिए प्लांट में जाएंगे ना तमाम न्यूट्रिएंट्स. तो फर्टिलाइजर को वाटर सोल्युबल होना चाहिए.
ये मतलब कि पीएच ऑफ द सॉइल को इफेक्ट ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पढ़ने हैं। तमाम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो सॉइल की पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, सिवाय कैल्शियम नाइट्रेट के, पोटाशियम के, गॉन। और अगर हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को यूज करें और पीएच चेंज हो जाए तो फिर हम लाइम, क्विक लाइम यूज करते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, जो कि वो एसिडिटी जो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करता है। गुड फर्टिलाइजर वो होता है कि जिसमें हमारे पास सॉइल की पीएच बिल्कुल चेंज ना हो, और अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो उसको हम ऑर्डिनरी क्विक लाइम को यूज करते हुए कैल्शियम कंपोनेंट को यूज करते हुए न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने जहन में रखने हैं। नॉन पॉइजनस, ऑफ कोर्स पॉइजनस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फार्मर की हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टेबल ऐसा हो कि अगर आप उसको ज़मीन में फैलाएं तो वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या एनवायरनमेंट के इफेक्ट से डिस्ट्रॉय ना हो, बल्कि जिस मकसद के लिए उसे ड्रॉप किया गया वो पूरा हो, प्लांट्स तक पूरी अमाउंट पहुंचे। और ऑफ कोर्स हमारे पास इनको रिएक्शन सॉइल के साथ मिलके इस तरह नहीं करना चाहिए कि इनकी अफादियत खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को स्प्रे कर रहा हूँ तो मेरी नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचनी चाहिए, ये ना हो कि बाहर ही कहीं कंज्यूम हो जाए। सो दीज वर द फ्यू क्वालिटीज विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स, जो आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं मजीद कि नाइट्रोजन जिसका फर्टिलाइजर हमने पढ़ना है उसका रोल क्या है। एमडी कैट में ये क्वेश्चन, ये जो सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ अंदाज में कई दफा पूछे गए हैं, वो मैंने तमाम आइसोलेट करके अलहदा करके आपके सामने रख दी हैं। अभी मैं एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, देन यू विल नो दैट कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखें, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन हम जानते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, हम जानते हैं प्रोटीन इज अ लाइफ प्राइम इंपॉर्टेंट, प्लांट्स में, एनिमल्स में लाजमी होती हैं, और वो अमाइनो एसिड्स, अमाइनो में नाइट्रोजन होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो नाइट्रोजन है वो बड़ी बुनियादी है, और उसके लिए नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, ये एमसीक्यू है, याद रखना है। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल से रिलेट ना करें, वो फसल जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वो जारी बात है प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती, उसके स्टेम और उसकी लीफ की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, प्लांट हेल्दी नहीं होता, तो वो येलो इन कलर हो जाता है। तो अगर नाइट्रोजन के कंटेंट पूरे होंगे तो रेलेवेंट प्रोटीन्स बनेंगी और उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, और अच्छा सेहतमंद जो कि ग्रीन प्लांट होगा हमारे सामने आएगा। दे इम्पार्ट द ग्रीन कलर टू द प्लांट, गॉट इट? क्योंकि ये क्लोरोफिल्स के बनने में हेल्प आउट करते हैं, मदद करने हैं उसके बनाने में। वैसे तो हम जानते हैं क्लोरोफिल में जो एलिमेंट मौजूद होता है वो क्या है, मैग्नीशियम। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। So that was the general introduction about the fertilizers, the macronutrients, qualities of the fertilizers and role of nitrogen in the crops. अब हम मजीद पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जो कि फर्टिलाइजर्स के हवाले से है, और देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो कि एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और हमारी किताब में बेशक इतने एलैबोरेटेड नहीं है, बट ए लेवल्स और एमडी कैट दोनों में वो जो चीजें हैं और जो एमडी कैट में पूछी गई हैं वो रिएक्शंस भी मैंने लिखे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट्स की फॉर्म में तमाम एमसीक्यूज को भी हाईलाइट किया है। सो वॉच दिस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एमोनिया की, NH3, क्वीन ऑफ केमिकल्स एमोनिया। मैं एमसीक्यू से बात का आगाज करता हूं। एमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में जितनी अमोनिया जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पता है हाबर बोश प्रोसेस जो मैंने लिखा है अभी, उसका 80% नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। एमसीक्यू नोट कर लिया, जो एमोनिया बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में उसका 80% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो देखें यहाँ पे हमने बनाया एक प्रोसेस लिखा है, गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन, गैशियस फॉर्म में हाइड्रोजन है, दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों गैशियस फॉर्म में, और गैशियस फॉर्म में ही हमारे पास अमोनिया बनती है जिसको बाद में हम कंडेंस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हाबर-बोश प्रोसेस कहते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, इसका कैटलिस्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा, पूछ सकता है कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट। एमडी कैट का क्वेश्चन बोला, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, नहीं है ना, इसी से तो बनता है। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन से ही बनता है। Fe2O3, हाँ भाई ये कैटलिस्ट है। प्लैटिनम, तो आप कहेंगे भाई प्लैटिनम तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, प्लैटिनम का कोई रोल नहीं है अमोनिया सिंथेसिस में। सो ये आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। बाकी अमोनिया के हवाले से जो डाटा मैंने लिखा है, ये इतनी अच्छी फर्टिलाइजर है कि अमोनिया में 82% नाइट्रोजन होती है। एमसीक्यू ऑफ एमडी कैट,
मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर। मैं अमोनिया लिख दूं, मैं यूरिया लिख दूं, मैं डीएपी लिख दूं, पोटेशियम नाइट्रेट लिख दूं, आप कहेंगे अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में 82% नाइट्रोजन होती है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, वो क्या है कि इसको 6 इंचेस डीप इन द सॉइल बीनीथ द रूट्स इंजेक्ट करना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसी मशीनरी नहीं है, इसलिए ये बेस्ट फर्टिलाइजर तो है, लेकिन पाकिस्तान में ये बेस्ट फर्टिलाइजर नहीं है। पाकिस्तान में बेस्ट फर्टिलाइजर यूरिया है, जिसकी बात बाद में करेंगे। अभी नाइट्रोजन का ये एमसीक्यू, इंजेक्टेड 6 इंचेस डीप इन द सॉइल बीनीथ द रूट्स, और ये हमारे पास मैंने लिख दिया कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आपने इसकी प्रिपरेशन, आपने इसकी परसेंटेजेस, आपने इसकी जो कैसे इसको सॉइल में इंस्टॉल किया जाता है, मतलब स्प्रे अप करना है कि इंजेक्ट करना है तो इंजेक्ट किया जाता है, वो सारा बता दिया है। ये तमाम पॉइंट्स अपने ज़हन में रखिएगा। अमोनिया, अब हम अगले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करते हैं, दैट इज यूरिया, पॉपुलर इन पाकिस्तान। यू नो, यूरिया के हवाले से दिस इज एमडी कैट, मैंने हर वो चीज लिखी है जो कि आपसे पूछी जाएगी, और आपको किस भी तरह से एमडी कैट में क्वेश्चन आ रही, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यूरिया इसका कॉमन नेम है, ये मैंने उसका नाम लिखा है अमाइनो मेथेनामाइड, ये इसका एपेक नेम है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये तीनों चीजें लिख दी हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके दोनों नाम अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल मैंने लिखी है इन योर एमडी कैट, क्योंकि एमडी कैट में ए लेवल्स में डिस्क्रिप्शन है और आपके पास भी है, आपको पता होना चाहिए। मैं इसके रॉ मटेरियल्स के हवाले से क्वेश्चन कर सकता हूं कि भाई मुझे बताएं कि यूरिया को बनाया कैसे जाता है, तो अभी मैं वो सारी डिस्क्रिप्शन दूंगा यूरिया के हवाले से, सुनते जाएं। हमारे पास जो मीथेन गैस है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, जिसे हम मार्श गैस कहते हैं, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, उसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल हाई टेम्परेचर पे स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनती है। हमें हाइड्रोजन चाहिए पहले स्टेप में, हमें दोनों चाहिए, यूरिया मैन्युफैक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए। तो पहले ये जो हाइड्रोजन बन गई है ना, इसको हम नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। किस प्रोसीजर में? सेम जो अभी पढ़ के आए हैं ऊपर अमोनिया में, वही प्रोसेस देखें ना, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या 450 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, हम रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया गैस बना देते हैं, अमोनिया बन जाती है, जो कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। फिर हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी माय स्टूडेंट्स, आप देखें कि उसका मैंने इस नई बनने वाली अमोनिया से रिएक्शन करवाया है, और मेरे पास एक कंपाउंड बनता है अमोनियम कार्बामेट। मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा, मैंने नाम भी लिखा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आपके पास जब ये कार्बामेट बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हम इसको टेम्परेचर देते हैं ताकि इसके अंदर से एक H2O का मॉलिक्यूल इरेज हो जाए, यहां से इस वाले अमोनिया से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो अब आपके पास स्ट्रक्चर बन गया ना यूरिया का। तो यूं आपके पास मोल्टन फॉर्म में यूरिया बन जाएगी। ये मेरे पास इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है कि मैं पहले मीथेन गैस है तो रॉ मटेरियल यूज करता हूं। मैं एमडी कैट का क्वेश्चन शेयर करता हूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया? ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, सी बोथ ऑफ देम। तो आप कहेंगे भाई नाइट्रोजन गैस भी यूज हो रही है, मीथेन गैस भी यूज हो रही है, इन दोनों के बाय प्रोडक्ट्स जो बनती प्रोडक्ट्स बनती हैं उनसे हम रिएक्शन करवा के यूरिया बना रहे हैं। सो इन तमाम इक्वेशंस को आपके सामने रखने का सिर्फ ये मकसद है कि सवाल किसी भी तरह से पूछ ले, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट। ओके, अब देखें, जब हीट अप करते हैं यूरिया बन जाती है। पॉइंट्स देखें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिया सोल्यूशन हम इवेपोरेट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो जो ज्यादा वाटर है वो उड़ जाए, ठीक है, इससे हम 99.7% प्योर यूरिया हासिल कर लेते हैं। अब वो होती है मोल्टन फॉर्म में। अगर मोल्टन फॉर्म में किसी फार्मर को यूरिया दे दी जाए, लेट्स सपोज इमेजिन ऐसा होता नहीं है, तो उसको किस तरह स्प्रेड करेगा, हर प्लांट तक, पूरी जमीन तक वो किस तरह स्प्रेड करेगा? तो हम फिर करते हैं प्रिलिंग। प्रिलिंग मीन्स के स्मॉल 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 जर्रात दाने बनाते हैं। ये मोल्टन फॉर्म में जो यूरिया होती है उसको प्रिलिंग टावर में ऊपर से फेंकते हैं, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जैसे बारिश होती है नीचे गिरती है और नीचे से कूल एयर जो है ना, वो कूल एयर ब्लो अप की जाती है, उससे वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, प्रिल्स बन जाती हैं। उन प्रिल्स का फायदा पता क्या? दे आर इजी टू स्प्रेड, फार्मर अपने हाथ में रखता है और उसको स्प्रेड कर देता है, और यही इसका पर्पस है। प्रिलिंग इसलिए की जाती है कि जो भी फर्टिलाइजर हो दैट बिकम इजी टू स्प्रेड। गॉट इट? तो ये तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं। पाकिस्तान का बेस्ट फर्टिलाइजर है जी यूरिया, और इसमें 46% नाइट्रोजन हो जाती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू जो मैंने लिखा आपके सामने, आप लोगों को अमोनिया और यूरिया की कंप्लीट डिटेल इस व्हाइट बोर्ड पे दी गई। अब नेक्स्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इसकी मैंने प्रिपरेशन भी लिख दी है। आप देखें अमोनिया गैस नाइट्रिक हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स होते हैं इसके, रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। अमोनियम नाइट्रेट ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। इसको जब सॉइल पे स्प्रेड करते हैं तो इसके अंदर 33 to 33.5% नाइट्रोजन होती है। एमसीक्यू, इसमें कितनी नाइट्रोजन होती है? इतनी होती है। और इसका सबसे पॉपुलर एमसीक्यू, इसको पैडी फील्ड्स यानी दलदली जमीन में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस पैडी फील्ड में बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज इस अमोनियम नाइट्रेट को एज अ फूड खा लेते हैं और नाइट्रोजन जो कि सॉइल को मिलनी चाहिए थी उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। और वो पर्पस कि हमने इसको 33 to 33.5% सॉइल को नाइट्रोजन देनी थी जो बहुत जरूरी थी, वेस्ट हो जाती है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, लेकिन दलदली जमीन पे पैडी फील्ड्स में इसको यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, आपके सामने लिख दिया गया, आप याद रखेंगे। उसके बाद डायमोनियम फॉस्फेट। आप सोचेंगे कि भाई बुक में तो हमने फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में इसको पढ़ा था, तो मैं इसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में, दिस इज एमडी कैट, हमने हर वो फर्टिलाइजर पढ़ना है। अब देखेंगे यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की भी बात की है। भाई नाइट्रोजन तो है ना, हर वो फर्टिलाइजर जिसमें जितनी भी नाइट्रोजन मौजूद है हम उस फर्टिलाइजर को डिस्कस जरूर करेंगे। एमडी कैट के क्वेश्चन में, पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। वॉच दिस, तो अमोनिया गैस है फास्फोरिक एसिड से, ये एमसीक्यूज है। किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करके आती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस से बनाई जाती है, प्रोडक्ट को गेन अप करते जाते हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। पीएच 5.6 to 6 pH, 5.8 to 6 pH तक होनी चाहिए। स्लाइटली एसिडिक होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास ये फास्फोरिक एसिड है उसकी। ये हमारे पास डायमोनियम फॉस्फेट बन जाता है। ओके, अब इसके एमसीक्यूज, बड़ी बेहतरीन खाद है। इसमें ना सिर्फ 16% नाइट्रोजन होती है, आप देख सकते हैं, बल्कि इसमें 48% फास्फोरस की सप्लाई भी होती है P2O5 की फॉर्म में। और ये अकेला, ये एमडी कैट का क्वेश्चन है, ये डीएपी अकेला इतना अच्छा फर्टिलाइजर है कि नाइट्रोजन और प्लस फास्फोरस, ये अकेला जमीन के 75% न्यूट्रिएंट डिमांड को पूरा करता है। तो दिस ऑल थ्रीज आर द एमसीक्यूज जो मैंने आपके सामने लिखे, प्रिपरेशन में लिख दी, टेम्परेचर कंडीशन, पीएच लेवल, ये तमाम एमसीक्यूज है। फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दी है। आपको ये तमाम चीजें बड़ी सिंपल और क्लियर याद होनी चाहिए। डीएपी जो कि अच्छी फर्टिलाइजर है हमारे पास सप्लाई करती है क्या। फिर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं, वेरी सिंपल, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। बेसिकली ये पोटेशियम के सप्लायर है। मैंने कहा ना अभी कि हम हर वो फर्टिलाइजर, मेरे एमडी कैट के सिलेबस में उसने कहा कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं हर वो फर्टिलाइजर जरूर याद करूंगा, आप वो जरूर याद करेंगे जिसमें भी नाइट्रोजन का तस्करा हो, क्योंकि एमडी कैट में क्वेश्चंस किए जाते हैं। बताएगा पोटेशियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहेंगे ना कि 13% नाइट्रोजन होती है। कैसे बनते हैं? हमारे पास चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट है, इसका सोल्यूशन, उसमें सॉलिड सिल्वाइट पोटेशियम क्लोराइड, यू नो द वर्ड्स आई स्पोक, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसका कॉमन नेम और नेम चिली सॉल्ट पीटर। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, केमिकल नेम है, और नेम सिल्वाइट, ये भी पूछेगा, मैं बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। रिएक्शन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, मेरे पास मेरी डिजायर्ड प्रोडक्ट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाती है। और इसको भी मैं प्रिल्स बनाता। अच्छा, जितने भी हमारे पास खाते हैं ना, हमारे पास किस भी फॉर्म में बने, हम इनकी प्रिल्स बनाते हैं ताकि इनकी पैकिंग और इनकी स्प्रेडिंग आसान हो। बहरहाल इसके अंदर 13% नाइट्रोजन होती है, 44% पोटैश होता है। और मैंने आपको बताया है कि आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है, लाजमी याद रखना है, जैसे मैंने नाइट्रोजन का बताया कि नाइट्रोजन किस लिए यूज होता है, स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सो जो भी पॉइंट्स पड़े हैं। इसी तरह फास्फोरस का यूज भी पूछा जा सकता है। अगर उसका यूज पूछे ना तो वो कोई ऐसी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकता है, आपको पता होना चाहिए बेटा, एमडी कैट है, वो कह दे कि इनिशियल ग्रोथ ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो आप आंसर करेंगे फास्फोरस या नन ऑफ देम। अदरवाइज आप कहेंगे जी, आप अगर आप फास्फोरस नहीं शामिल करते तो आप कहेंगे नन ऑफ देम। फास्फोरस इनिशियल ग्रोथ ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स के लिए होता है, पोटेशियम राइपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड सीड के लिए होता है। ठीक हो गया, तो ये भी चीजें रेलेवेंट है, याद रखनी है, फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो ये आपके सामने सारी डिटेल देगी फर्टिलाइजर्स की। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के हवाले से मैंने जो बातें की हैं, जो फर्टिलाइजर्स लिखे हैं, जो कि आपके एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है,
इसके अलावा ये कुछ बातें मैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप मजीद इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकें, टेस्ट कर सकें। सो वॉच ऑन द बोर्ड। अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्लाइड देख रहे हैं, क्वेश्चन है डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स -% प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आ गया ना डीएपी, एमडी कैट का क्वेश्चन है। डीएपी में नाइट्रोजन है तो इसलिए डिस्कस किया गया ना, और मैंने भी आपको बताया कितने % उसमें नाइट्रोजन होती है। वुड यू आंसर दैट? तो उसने बल्कि नाइट्रोजन के नहीं पूछा, उसने पूछा है क्वेश्चन में कि प्लांट्स के कितने न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। इतना अच्छा फर्टिलाइजर है, 75% ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। सो माय ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। एक और स्लाइड आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पे, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉ मटेरियल फॉर यूरिया। आ गया वही क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने एम्फसाइज किया, जिसके बारे में मैंने बात की, जो मुझे लाजमी पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल ऑफ यूरिया। ऑप्शन ए कहता है मीथेन ओनली। भाई मीथेन तो है, मुझे पता, पहले स्टेप में हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन गैस ओनली, नहीं, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, तो माय आंसर विल बी द चार्ली ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। और इस एमसीक्यू को मैं नरेट करके भी आया हूं, समझाया भी है रिएक्शंस में। सो नेक्स्ट एक और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके पास। अबाउट 80% ऑफ एमोनिया विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, 80% ऑफ एमोनिया। सुने स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि जितनी भी अमोनिया बनाई जाती है, अगर उसको यूज करना हो तो कितने % फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होती है, वो मुझसे एमसीक्यू को बना के पूछ रहा था। अबाउट 80% ऑफ द अमोनिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो मेरे पास ऑप्शन आएगी अल्फा। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आप एमसीक्यू देख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर्स। एमडी कैट के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, क्वालिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स को अगर डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, तो मैं आंसर कर सकूंगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। कहता है इट मस्ट बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट शुडंट बी इंजूरियस टू द प्लांट्स, ठीक है, इट शुड अल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, बिल्कुल गलत। फर्टिलाइजर वही अच्छा है जिसे पीएच ऑफ द सॉइल को चेंज नहीं करना चाहिए। सो चार्ली ऑप्शन विल बी माय आंसर। अब हम बात करते हैं इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बाद प्रेजेंस ऑफ SO2 इन एयर की, सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, एक हैजर्डस गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में एसिड कंटेंट्स को बढ़ाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप सुने। एक तो हम सल्फर को बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज में, हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे भी ये एलिमिनेट होती है। तो देखिए मैंने वो सारे सोर्सेज के एयर में किस तरह आती है वो बता दी है। 60% बाय द वोल्केनिक इरप्शन, द ब्यूटीफुल मोस्ट पॉइंट फॉर यू पीपल। हम जानते हैं कि जितने भी हैजर्डस ऑक्साइड्स हैं वो ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में आते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड वो वाहिद पोल्यूटेंट है कि जो नेचुरल फिनोमिनन से ज्यादा आता है एटमॉस्फेयर में, वो देख सकते हैं आपके 67% बाय वोल्केनिक इरप्शन इन एयर। 67% नेचुरल फिनोमिनन वोल्केनोज होते हैं, उनमें से जो रिएक्शन चल रहे होते हैं। आपको पता है, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो वहां पे SO2 गैस भी निकलती है। 67% याद हो गया, बहुत रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एमडी कैट में क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा HCl भी निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस भी निकलती है। SO2 परमानेंट एसिड रेन की बात करेंगे जब हम, एसिड रेन भी पढ़ाऊंगा। SO2 परमानेंट एसिड रेन करती है और HCl टेम्पररी एसिड रेन करता है। ये बहुत अहम पॉइंट नोट कर लें आप। परल सल्फर ऑक्साइड की बात करते हैं तो हमारे पास ये कहता है कि अब कोल बर्निंग है, हमारे पास जो फॉसल फ्यूल है, कोल है, उसके अंदर डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन है, कोल है, सल्फर के कंटेंट्स भी है। जब उनको बर्न किया जाता है तो उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड आती है, इंडस्ट्रीज की चिमनीज से बाहर आती है। ये स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होती है। और हमारे पास ऑफ कोर्स जब सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सपोज ऑफ किया जाता है, रिएक्शन करता है, आपने रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े हुए हैं, तो इसकी बाय प्रोडक्ट के तौर पर SO2 गैस सामने आती है। तो ये तमाम पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, स्ट्रांगली एसिडिक, हाईली एसिडिक, डेंजरस है। ये एसिड डेपोजिशन करती है, चाहे सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फोग और इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, रिड्यूसिंग स्मोक में ये यूज होती है। तो ये बड़ी डेंजरस गैस है। ये हमारे पास वोल्केनो से आती है, कोल बर्निंग से आती है, और ये एक बड़ा जबरदस्त पोल्यूटेंट है। इसके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल्स।
हमारे एमडी कैट के सिलेबस में इसका तस्करा किया गया है और इसको हमने इसकी प्रिपरेशन भी पढ़नी है और इससे रिलेटेड चीजें भी। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का स्ट्रक्चर भी बनाया है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो केमिकल है जो हर इंडस्ट्री में यूज होता है, हर इंडस्ट्री में, सिवाय फूड इंडस्ट्री के। तो ये पॉइंट भी याद रखना, भी इसके बारे में बात करते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमारे पास बात है। सल्फ्यूरिक एसिड को लेड चैम्बर प्रोसेस से भी बनाया जाता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी। हमारे सिलेबस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। लेड चैम्बर वो प्रोसेस है जिसमें क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज ग्रेटर, ज्यादा अमाउंट बनती है लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि हमारे सामने है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके सामने प्रेजेंट किया गया, ये वो प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। सो देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट थे नीस्क, ये जो है इन्होंने इसको बनाया था, प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें हमने क्या करना है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए, उससे हम प्रोसीड करते हुए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। वो हम कैसे करते हैं, आप देखें हमारे पास फर्नेस है, या तो हम प्योर सल्फर सॉलिड फॉर्म में लें, उसको बर्न करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लें, या ये जो देख सकते हैं आयरन सल्फाइड, जिसे हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, FeS2 को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इट अपीयर लाइक गोल्ड बट दिस इज नॉट गोल्ड। इसको बर्न करें। बहरहाल इनकी बर्निंग से प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बने। अब जब फर्नेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, हमने इंडस्ट्रियली क्वालिटी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं। इसके देखें DCS डैट 6 स्टेप हैं। प्यूरिफिकेशन जो यूनिट है उसके 6 स्टेप है, हर एक स्टेप MCQ है, MD कैट का, गौर से सुनिएगा, मैंने पॉइंट्स पे लिख दिए, मैं एलैबोरेट भी कर रहा हूं। सबसे पहले डस्ट चैम्बर, हमारे पास जो फर्नेस में से बर्न होके प्रोड्यूस होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस आई है, उसमें रॉ मटेरियल्स भी शामिल है और उसके साथ डिफरेंट ऑक्साइड्स, डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट मटेरियल्स शामिल हैं। तो हम सबसे पहले डस्ट चैम्बर में उसको रिमूव करते हैं इन विद द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है। वो क्या करता है कि जैसे आंधी में बारिश होती है तो डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे हमारे पास जो स्टीम है वो जब इसके साथ रिएक्शन करती है तो डस्ट रिमूव हो जाती है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, दैट इज कूलिंग पाइप्स। तो जो कूलिंग पाइप्स हैं उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास वायर्स होती हैं, उसमें हॉट गैस जो कि फर्नेस से आ रही है, बेशक उसको स्टीम इंजेक्शन करके उसको डस्ट भी रिमूव की गई है, टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते हैं ना कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को बर्नर से लेके आने तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसको कूल डाउन करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर डिक्रीज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अगले स्टेप में जब स्क्रबर्स में वाटर स्प्रे करेंगे, हम वाटर स्प्रे करेंगे ताकि मजीद अगर कोई डस्ट पार्टिकल रह गया है तो सेटल डाउन हो जाए। अगर तो सल्फर डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर रिएक्शन होगा, टेम्परेचर होगा, तो SO2 वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। अगर SO2 वाटर में डिसॉल्व होगी तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। हम ये नहीं बनाना चाह रहे, हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाह रहे हैं। सो ये बड़ा अहम पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि स्क्रबर में कूलिंग पाइप्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा और स्क्रबर में फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ड्राइंग टावर। ऑफ कोर्स जब आपने वाटर स्प्रे किया है, वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो अब आपने उनको रिमूव करना है ताकि आगे आपने जो रिएक्शन करना है कॉन्टैक्ट टावर में, वहां पे वाटर तो नहीं होना चाहिए, हमें तो प्योर SO2 चाहिए। तो क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, किसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। उस चैम्बर में जो कि ड्राइंग टावर है वहां पे एज अ ड्राइंग एजेंट H2SO4 यूज हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, MD कैट में पूछा गया था कि हमारे पास प्यूरिफिकेशन यूनिट में ड्राइंग टावर में जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है दैट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ड्राइंग, तो आप बोलेंगे ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग इज अ फिजिकल फिनोमिनन जिसमें ऑलरेडी स्टीम को एब्जॉर्ब करता है सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि डिहाइड्रेशन इज अ केमिकल फिनोमिनन जिसमें बॉन्ड्स को तोड़ के पानी निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टीम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप लोग यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग फिनोमिनन। अब उसके बाद हमारे पास SO2 प्यूरिफाई फॉर्म में आ गई, लेकिन
हमने चेक करना है कहीं इसमें आर्सेनिक तो नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटीज के साथ बर्निंग की थी ना, तो आर्सेनिक ऑक्साइड भी हो सकता है। आर्सेनिक का रिमूव करना इसलिए जरूरी है कि कांटेक्ट प्रोसेस में जब हम रिएक्शन करेंगे SO2 का ऑक्सीजन के साथ SO3 बनाएंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएंगे, तो वो एंटी कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा, हर्डल करेगा, प्रॉब्लम होगी। हम रिएक्शन प्रोसीड करना चाहते हैं, हम रोकना नहीं चाहते, लिहाजा आर्सेनिक को रिमूव करना है। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज यूज्ड इन दिस टावर कि जब गैस पास ऑन होती है अगर तो उसमें आर्सेनिक का कोई मटेरियल मौजूद है तो वो इसके साथ रिएक्शन कर देती है। और अब हमारे पास जब इस यूनिट से आर्सेनिक चैम्बर से गैस बाहर आती है उसमें आर्सेनिक नहीं होगा। नेक्स्ट वन है द टेस्ट बॉक्स। इसमें रेडिएशंस होती हैं, लाइट, विजिबल लाइट होती है, रेडिएशन होती है। जब SO2 गैस जो कि हम समझते हैं कि 100% प्यूरिफाइड है अब, ठीक है एमडीगेट स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको लाजमी आनी चाहिए। अब SO2 गैस आ गई, 100% प्योर SO2 चाहिए, उसी के लिए ये DCS DAT 6 स्टेप्स अप्लाई किए हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या इस गैस में कोई पार्टिकल तो नहीं है, कोई इंप्योरिटी तो नहीं है। मतलब लाइट को उसके ऊपर फॉल करेंगे, अगर तो कुछ भी विजिबिलिटी आई इसका मतलब है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम दोबारा सारा प्रोसीजर करेंगे। और अगर कोई लाइट नहीं आई, मतलब कि रिफ्लेक्शन नहीं आई, तो हम समझेंगे कि हमारे पास 100% प्योर SO2 गैस मौजूद है। अब उससे हमने अगला प्रोसीजर करना है जो कि मेरे पास है कॉन्टैक्ट चैम्बर। ये वो स्टेज है जिसकी बेस के ऊपर इस प्रोसीजर का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस रखा गया। अब देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि 100% प्यूरिफाइड फॉर्म में मैंने रिसीव की, उसका मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं। कैटालिस्ट, द MCQs, एवरीथिंग इज MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। वनेडियम पेंटाऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द चीपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। हमारे पास ये दोनों गैसेज हैं और ये सॉलिड फॉर्म में है। सो ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट फेज में है, कैटालिस्ट भी, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी, ये भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। बहरहाल SO2 गैस ऑक्सीजन गैस है वनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। एक एक चीज MCQs में पूछी जाएगी, डिस्टर्ब करके पूछी जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेलेवेंट कंडीशन फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये गलत है, ये इरेलेवेंट है, टेम्परेचर 400 से 500 होना चाहिए, ठीक है। तो यूं हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन होती है, प्रोसीजर चलता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यू कैन सी दैट 269.3 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अगर तो मैं ये रिएक्शन प्रोसीड कराना चाहता हूं तो आप लोग जानते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके साथ जो हीट इवॉल्व होती है वो प्रोडक्ट में होती है। अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो तो मुझे दो काम करने चाहिए, एक तो कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहे, अदरवाइज तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। मैंने सिंगल एरो लगाया है सिर्फ ये शो करने के लिए कि मैं इंडस्ट्रियल काम कर रहा हूं, इंडस्ट्री में मेरे पास प्रोडक्ट ही बनेगी और मैं वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा कि प्रोडक्ट को भी रिसीव करता जाऊं साथ साथ और टेम्परेचर भी कंट्रोल रखूं। टेम्परेचर 405 डिग्री सेंटीग्रेड 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास जो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो जाती है, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ द जो भी चीज बना रहे हैं उसके लिए एक गलत बात है। लिहाजा इन तमाम कंडीशंस को याद रखना है आपने। सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है, फिर हम एब्जॉर्प्शन यूनिट की बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। SO3 गैस को अगर वाटर में एब्जॉर्ब करवाएं तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो मैंने क्यों नहीं H2 और SO3 का रिएक्शन करवाया? सिर्फ इसलिए नहीं करवाया कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, MCQ है। वाटर और SO3 का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है जिसकी वजह से रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। भाई हम तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर रहे थे, हम तो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं कभी ड्राइंग एजेंट में, कभी ओलियम बनाने के लिए। आप देखें होता क्या है कि हमारे पास जब एब्सॉर्प्शन यूनिट आता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस मिलते हैं तो H2S2O7 ओलियम बनता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। गॉट इट? ये हमारे पास उस फार्मूला मैंने लिख दी है। अब इस ओलियम के बनने में इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिसिटी नहीं है, रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब ये जो ओलियम बना है इसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन देखें। अब ये जो ओलियम था H2S2O7 इसमें मैंने वाटर ऐड किया,
मेरे पास यहाँ पे 1 मोल H2SO4 यूज हुआ था, प्रोडक्शन में 2, डबल क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बन गई। जो भी डिजायर्ड डिल्यूशन मैं बनाना चाहता हूं मैं बना सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। अब हम इसके रिएक्शंस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन थ्रू द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें बेटर क्वालिटी सल्फ्यूरिक एसिड हमने हासिल किया, उसके तमाम यूनिट्स पढ़े, प्यूरिफिकेशन यूनिट पढ़ा और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो तमाम क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड किए। अब उसके बाद हमारे एमडी कैट के टॉपिक में जो चीज़ है वो सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस हैं। अब व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, रिएक्शन एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। यू नो, डिहाइड्रेशन इज अ केमिकल चेंज, और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप देखें, आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ये मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसकी डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपके पास उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन हो गई, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। बिल्कुल इसी तरह डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन में हमारे पास फॉर्मिक एसिड की मिसाल भी दी गई है। यू नो, फॉर्मिक एसिड द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर जो मैंने ऑक्सैलिक एसिड पढ़ाया दैट वाज द सिंपलेस्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिंपलेस्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा, और आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। और इसके अलावा जनरली हाइड्रोकार्बन्स, मैं ग्लूकोज यूज कर सकता हूँ, मैं स्टार्च यूज कर सकता हूँ, मैं सुक्रोज यूज कर सकता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स में से हाइड्रा यानी वाटर रिमूव कर दिया जाता है तो पीछे कार्बन ब्लैक बचता है। तो वही रिएक्शन मैंने शो किया है। मिसाल के तौर पे स्टार्च है जिसका जनरल फार्मूला C6H10O5 है। ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब उस पर ड्रॉप करते हैं तो उसका सारा हाइड्रा यानी पानी रिमूव हो जाता है। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे पानी के रिमूव हो गए, और बाकी रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ब्लैक बच जाता है। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स लिख दी हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग हम जानते हैं ना कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी वास्ट वैरायटीज हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, जितने भी इक एसिड्स हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे कैन नेवर बी रिड्यूसिंग एजेंट। मिसाल के तौर पे आपसे वो एमडी कैट में क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो आप कहेंगे नन ऑफ देम इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इक एसिड्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन मौजूद होती है। बिल्कुल इसी वजह से हम अभी सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन नॉन मेटल कार्बन के साथ मैंने रिएक्शन शो की है, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। एमडी कैट में इस इक्वेशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो कार्बन का तो ऑक्साइड बन गया, इसने कार्बन को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, साथ में बाय प्रोडक्ट्स में कौन सी गैस बनेगी? तो आपने याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये भी एमडी कैट के क्वेश्चंस में आता है। सो सिंपल है, ऑक्साइड कर दिया इसको। बिल्कुल इसी तरह मैंने H2S के साथ रिएक्शन किया है। हम जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। मैंने तीनों डेफिनेशंस बोली। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, -2 से सल्फर 0 पे आ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बी हो गई, हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो दिस इज अ रिएक्शन इन विच इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट में क्वेश्चन करेगा, वो डिफरेंट इक्वेशंस दे देगा, इक्वेशंस देके पूछेगा आइडेंटिफाई दैट इक्वेशन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको चूज करना होगा। डिहाइड्रेटिंग की एग्जांपल भी आपको दे दी। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। बिल्कुल इसी तरह HBr, वो आपके ज़हन में आएगा, HBr भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं ना कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उन दोनों का रिएक्शन करते हैं जब हम नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। याद है ना नाइट्रेशन ऑफ द अल्केन्स में? तो भाई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है दोनों एसिड्स हैं, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो दूसरा उसका कंपैटिबल वीक हो जाता है। यहाँ पे ये एज एन एसिड बिहेव करेगा और यहाँ पे इसकी एज अ रिएजेंट काम होगा। ब्रोमीन फ्री हो जाती है, -1 और 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सो दैट वाज अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूनिट्स कौन कौन से यूज होते हैं।
बर्नर के बाद प्यूरिफिकेशन यूनिट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, फिर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन यूनिट है उससे पहले जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फिर रिएक्शंस जो हमारे एमडी कैट के सिलेबस में। अब मैं कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वॉच ऑन द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद द एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। हम जानते हैं जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है या 140 पे करता है तो 180 पे अल्कीन बनती है, 140 पे ईथर्स बनते हैं। ये भी मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाया आपको। अच्छा, जब आप लोगों के पास ये रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चार्ली ऑप्शन आपके सामने है। इसी स्लाइड में एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, H2SO4 हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, वॉच ऑन दिस, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। इट हैज ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, बिल्कुल ठीक है, फौरन पानी में आना हो जाता है। और आपको पता है ना, जब भी एसिड को पानी में ऐड करते हैं तो स्लोली बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर करते हैं, ठीक है। अफिनिटी होती है, रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना। चार्ली, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद द सल्फर एटम। मैंने जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बताई थी तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था, और हम जानते हैं कि सल्फेट आयन जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक होता है, बिल्कुल ठीक है। इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत कह रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी आपने ज़हन में रखना है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, 338 जो कि काफी ज्यादा है उस पर बॉयल करता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये चीजें अपने ज़हन में रखें। नेक्स्ट एक और स्लाइड देखें जिसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ। Sulfuric acid H2SO4 is commercially prepared by the contact process. Yes, we know that all of the following purification units with their functions are correctly matched except, अब वो जो प्यूरिफिकेशन यूनिट्स में मैंने आपको केमिस्ट्री बताई थी उसको ध्यान में रखिएगा, और जो मिसमैच है, जो कि इररेलेवेंट है, जो करेक्ट नहीं है, उसको चूज करते हैं। ये एमडी कैट का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने प्लेस किया हुआ है। ऑप्शन ए कहता है द डस्ट रिमूवर है हमारे पास, उसमें हम डस्ट पार्टिकल्स को स्टीम से रिमूव करते हैं, ठीक कह रहा है। स्क्रबर में हम वाटर स्प्रे करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्राइंग एजेंट में यूज होता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेल्टा ऑप्शन। आर्सेनिक प्यूरिफायर, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव आर्सेनिक ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है फेरस हाइड्रोक्साइड, ये गलत है, FeOH होल थ्राइस यूज होता है, सो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फेरस हाइड्रोक्साइड नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज होता है, तो वेरी क्लियर। अब यहाँ से आपको अंदाजा हुआ होगा कि इसकी प्रोडक्शन के हवाले से जो जो चीजें हमने याद की हैं उनको एमडी कैट के क्वेश्चंस में किस तरह पूछा जा सकता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इसके वो जो कॉन्टैक्ट टावर में जो रिएक्शन होता है उससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू आप देखें। H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आप देख सकते हैं, वन स्टेज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स दिस रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, ठीक है। वो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3, तो जो नॉट करेक्ट है, अच्छा टेम्परेचर लो। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लो टेम्परेचर से मुराद पता क्या है? 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड तो कंडीशन है, लो से मुराद ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो -269.3 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, उसको कंट्रोल किया जाए, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे ना बढ़ने दिया जाए। तो अल्फा ऑप्शन की मैंने जस्टिफिकेशन की है, ठीक है। हाई प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो कहते हैं सिंस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी बोला, डेल्टा ऑप्शन को मैं चूज करूंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, बल्कि रिवर्सिबल हो जाती है अगर टेम्परेचर हाई हो। तो हमने इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि आपके सामने प्लेस की गई थी। सो दैट वाज अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम अपने एमडी कैट के आज के टॉपिक में जो दूसरा नेक्स्ट वर्जन है उसकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड द ब्यूटीफुल टॉपिक एयर पोल्यूशन। पहले तो हम चंद बातें करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमारे एमडी कैट के क्वेश्चंस में आ सकती हैं। हम सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कितने हैं? 4। एटमॉस्फेयर जिसमें एयर है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर है, यू बेटर नो, पानी पूरी दुनिया में। इसके अलावा लिथोस्फीयर है, जमीन के मेटल से लेके उसकी क्रस्ट तक जितना भी सॉलिड मटेरियल है, दैट इज लिथोस्फीयर। और बायोस्फीयर, जहां पे भी लाइफ है। हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं ना आज के लेक्चर में। तो एटमॉस्फेयर को फर्दर डिवाइड किया जाता है, यू नो, पहले 0 से 15 km तक की जो ऑल्टीट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें मोर देन 60% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ये सारी बातें।
फिर उसके बाद आप लोगों के पास आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर 15 से 40 किलोमीटर, 15 से 40 किलोमीटर का एरिया है। स्ट्रेटोस्फीयर बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें ओजोन होता है, इसमें एयर फ्लाइट्स मूव करती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर 50 टू 80 किलोमीटर आपको पता है क्या होता है, मीजोस्फीयर, और उसके बाद थर्मोस्फीयर। तो ये तो मैंने एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स एक्सप्लेन कर दी। अब हम चूंकि पोल्यूशन की बात करेंगे, व्हाट इज पोल्यूशन? यू नो, एनीथिंग विच इज डिस्ट्रॉइंग और डिस्टर्बिंग द ह्यूमन हेल्थ। और हम किस में रहते हैं? एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर जोन में। सो ट्रोपोस्फियर में अब हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो भी बात करनी है इसके हवाले से करेंगे, और ओजोन के हवाले से बात आगे जब करेंगे तो फिर स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे। अभी हम एयर पोल्यूशन की बात करें। पोल्यूटेंट्स, हर वो चीज जो ह्यूमन हेल्थ को मुतासिर करे, लाइफ को डिस्टर्ब करे, दैट इज पोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है पोल्यूटेंट्स गिवन आउट फ्रॉम द चिमनीज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मोटरबाइक के इंजन से, साइलेंसर से, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आए और हेल्थ को डिस्ट्रॉय करें, डैमेज करें, डिस्टर्ब करें, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्लियर हो गया? और वो पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बने और फिर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करें, the pollutants which are formed by the combination of the or the different reactions of the primary pollutants, they are called as secondary pollutants। ये मैंने दो डेफिनेशंस लिखी, वाज़ेह की। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल्स लिखी हैं। इनको लिखने की रीजन है, आपके एमडी कैट के पेपर में बेतहाशा क्वेश्चन किए जाते हैं, वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है और कहता है बताओ इनमें प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है, इनमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स कैन गेट कंफ्यूज, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वर्किंग आप लोगों के लिए की है, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें मैंने मेंशन किया उन तमाम पोल्यूटेंट्स को जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, कंफ्यूजिंग, एचएफ, ओजोन, इसके हवाले से क्लैरिटी। अब देखें, मैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करता हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है। एमोनिया, क्वीन ऑफ केमिकल्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, याद रखिएगा, सवाल में आता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉक्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, बर्निंग से डायरेक्ट। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दे डायरेक्टली कम इनटू द एयर और पोल्यूट करते हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, एसिडिक, इनकी बातें पढ़ते हैं अभी, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और डेफिनेटली हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके से मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में आते हैं, दे आर आल्सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, क्योंकि वो जैसे ही आते हैं, चाहे वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हो, वो डायरेक्टली गोइंग टू इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। तो ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में हाइड्रोजन फ्लोराइड HF सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। H2SO4, HNO3 जो कि एसिड रेन का बायस बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये HF सेकेंडरी पोल्यूटेंट, H2SO4 सेकेंडरी, HNO3 सेकेंडरी। पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पैंस, ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनता है। बिल्कुल इस तरह स्मोग हमारे पास एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनता है। एसिड रेन का भी यही सीन है। सो ओजोन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, मैंने बता दिया, ozone is a secondary pollutant. Pollutant, yes, my dear student, ozone is pollutant if it is in troposphere, वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम जिंदा हैं, अगर उसमें ओजोन आ जाए तो ये हमारे फेफड़ों के जो टिश्यूज हैं उनको सुकेड़ देता है, एस्थमा काज करता है। ओजोन पोल्यूशन है अगर ये ट्रोपोस्फियर में है जिसमें हम सांस लेते हैं। हाँ, ओजोन इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए अगर स्ट्रेटोस्फियर में है, क्योंकि वहां पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ को बचाता है। ये पॉइंट याद रखना है। बहरहाल दिस इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, देयर नंबर ऑफ द पोल्यूटेंट्स आउट देयर। मैं इसके अलावा आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं जिसमें सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की भी बात होती है और इसमें पोल्यूशन के हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं। सो व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड्स को देखें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे जिसमें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। जो मैंने बातें अभी की, अब हम जानना चाहते हैं कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो स्लाइड आपके सामने है, सोर्सेज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें जो सबसे पहले बात की गई है एयर पोल्यूशन, सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। ये कहता है कि हमारे पास सल्फर ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करती है, बर्न करता है इंडस्ट्री में, जैसे भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस पड़ा उसमें से एलिमिनेट होगी, या हमारे पास अर्थ में बर्निंग ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस है ना, वहां से हमारे पास 67% सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। तो ये सारी बातें प्रिपरेशन उसने बयान कर दी। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उससे फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। फिर आगे वो कहता है हमारे पास इसका जो नेचुरल है, नंबर 2 पॉइंट पे सोर्स वोल्केनिक इरप्शंस है, 67% इंफॉर्मेशन है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर
containing gases which are produced by the decomposition of the organic matter. हमारे पास कोल बर्निंग से भी आती है ना, तो इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज में कोल बर्निंग आ जाएगा। तो मैंने क्लासीफाई कर दिया कि नेचुरल फिनोमेनन और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो सकता है। वेरी इंफॉर्मेटिव टॉप टेबल फॉर यू। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनकी पंजेंट कलर होता है, स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है इनकी, वेरी इरिटेंट होती हैं और ये एसिडिक होती हैं इन नेचर। हार्मफुल इफेक्ट्स वो बता रहा है। सल्फर के पोल्यूटेंट्स की बात करें तो कहता है कि हमारे पास सल्फर ऑक्साइड्स फॉर्म सल्फेट एरोसोल्स थ्रू वेरियस रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि सल्फर एरोसोल कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हमारे जो ट्रैकियल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ द एसिड डेपोजिशन आल्सो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सल्फर के हवाले से था। इसी तरह एक और स्लाइड आप देख रहे हैं जहां पे इसी तरह एयर पोल्यूटेंट्स की बात की गई है। फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन गेट द आइडिया। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के NO और NO2 की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूटेंट्स आपके सामने हैं, उनकी प्रिपरेशन बताई गई है। आसमान पे जब बिजली चमकती है तभी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स चिमनीज से निकलता है हमारे पास, जहां पे हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जहां पे हम फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन कर रहे हो, या जहां पे एक्सप्लोसिव्स के बारे में काम हो रहा हो, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, पोल्यूटेंट हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। बिल्कुल उसी तरह टेबल में आप देख सकते हैं पूरी डिटेल हमारे पास। अच्छा, बायोलॉजिकल एक्शन, बैक्टीरियल एक्शन से, जब मैंने कहा था ना फर्टिलाइजर्स में आपको कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को पैडी फील्ड में फेंक दें तो वहां पे भी हमारे पास रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और उससे रिलेटेड ऑक्साइड्स एयर में आते हैं। सो दिस इज एन एक्शन। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी की बात की है, कम्बिनेशन ऑफ द कोल, कंबस्शन ऑफ द कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एटसेट्रा। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, जिसमें सोर्सेज और प्रोडक्शन के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल एक्टिविटी का भी तस्करा किया, अगर इनके इफेक्ट्स का भी। मिसाल के तौर पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल इफेक्ट्स आप देख रहे हैं टेबल में। ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस HNO3, एसिड रेन का बायस बनता है। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है हमारे पास एसिटाइल नाइट्रेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी रोल प्ले करते हैं। सो ये सारी बातें एयर पोल्यूशन के हवाले से आपके सामने प्लेस की गई हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ बात करूंगा MCQs की, जो कि एयर पोल्यूशन के हवाले से जो मैंने आपको लिटरेचर बताया है, डिस्कशन की है, उससे रिलेटेड MDCAT में जो क्वेश्चन आते हैं। इट्स ग्रेट वर्किंग फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। आप एक स्लाइड देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन केमिकल इन द एयर पोल्यूशन दैट डज नॉट क्रिएट एसिड रेन। मैंने कहा सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन करते हैं, नाइट्रोजन के एसिड रेन करते हैं, वो कौन सा है जो एसिड रेन में इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन दिए हैं SO2, बीटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चार्ली, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो माय आंसर इज द चार्ली। यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल टू लिटमस। इसके अलावा सुन लें, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलती है तो कार्बोनिक एसिड ही बनाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व हो तो वो जो रेन होती है वो अनपोल्यूटेड रेन होती है, क्योंकि उसकी pH लेस देन 5 नहीं होती। ये भी बड़ा अहम पॉइंट आपने याद रखना है। सो कार्बन का कोई भी ऑक्साइड एसिड रेन में रोल प्ले नहीं करता, हाँ सल्फर का और नाइट्रोजन के करते हैं। सो एक MCQ आपके सामने रखा गया है। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने आपके सामने प्लेस किया। In the atmosphere, SO2 and NO2 are transformed by the reaction with oxygen and water into sulfuric acid and the nitric acid respectively. The acid get mixed with the, और ये जो एसिड डेपोजिशन है रेन के साथ मिलने के बाद, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेट, रेन, स्नो एंड फॉग ओनली। ये MDCAT का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। हाँ, वेट डेपोजिशन भी होती है एसिड रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, फॉग की फॉर्म में। ऑप्शन ए सही है। बीटा ऑप्शन ड्राई एसिडिक डेपोजिशन ओनली, ये भी होती है। सो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो चार्ली ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज माय आंसर। ये दोनों फॉर्म में, ड्राई और वेट की फॉर्म में एसिड डिपॉजिट होता है। तो ये आपके सामने स्लाइड रखी गई है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे इसी रिटन डाटा पे, जो मैंने टेबल में आपको बताया, जो मैंने बोल के सिखाया, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट MDCAT लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्केनिक इरप्शन। कितना बताया था मैंने? 67%। सो ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर। ऑप्शन अल्फा, सल्फर का ऑक्साइड वो वाहिद ऑक्साइड है जो नेचुरल एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में ज्यादा आता है और ह्यूमन एक्टिविटी से कम आता है। 67% फ्रॉम द वोल्केनोज आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी स्लाइड में आप एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिड रेन इज द ऑक्साइड ऑफ। यू नो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बनाता है, और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नेचुरल एक्टिविटी से हर वक्त कौन सा ऑक्साइड जाता है? सल्फर ऑक्साइड।
और ये वही है जो कि हमारा आंसर है, ये सबसे ज्यादा एसिड रेन में अपनी एसिडिक कंट्रीब्यूशन करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं एसिड रेन की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एसिड रेन की। आपके सामने मैंने एसिड रेन लिखा। व्हाट इज एसिड रेन? वो रेन जो कि एसिडिक इन नेचर हो। अच्छा, उसका क्या स्टैंडर्ड है? सो वॉच ऑन द बोर्ड, आप लोगों के लिए लिखा, वो रेन जिसकी pH लेस देन 5 हो, दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अब इसके इफेक्ट्स की तरफ बाद में आएंगे। ये सबसे पहले एंगल स्मिथ ने डिस्कवर की थी, आइडेंटिफाई की थी, नोटिस की थी कि भाई एसिड रेन हो रही है, और ये सुपर इंडस्ट्रियल इरा की एक मेजर प्रॉब्लम है एसिड रेन। अब आपके सामने एसिड रेन किस वजह से होती है, मैंने मेन पॉइंट्स आसानी से लिख दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे अभी मैं डिस्कशन में जब मैं एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो पानी से मिलते हैं, या सल्फर के ऑक्साइड जो पानी से मिलते हैं। तो हमारे पास जो रेन होती है जब वो वेट फॉर्म में नीचे आती है तो वो एसिड रेन होती है, क्योंकि उसकी pH लेस देन 5 हो जाती है। वो एसिड रेन जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो वो परमानेंट एसिड रेन है, एक बात। दूसरी, वो एसिड रेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन नहीं है, वो अनपोल्यूटेड रेन है, ठीक है। तो तीसरी बात, HCl प्लस H2O। ये HCl प्लस H2O मैंने क्यों लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो सल्फर के साथ HCl गैस भी एटमॉस्फेयर में आती है। अगर वो HCl है तो एसिड पानी में डिसोल्व हो जाए तो उससे जो एसिड रेन होती है उसे परमानेंट नहीं, उसे टेम्पररी एसिड रेन कहते हैं। ये मैंने पॉइंट्स एलैबोरेट कर दी हैं। अब एसिड रेन ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अनपोल्यूटेड रेन वाटर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं कुछ बातें बोलता हूं। एसिड रेन हर चीज को मुतासिर करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, स्ट्रक्चर्स को, बिल्डिंग्स को, मेटल्स को, सॉइल को। किस तरह? सॉइल पे गिरेगी एसिड रेन तो उसकी लीचिंग कर देगी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूव कर देगी। स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जाएगा, लीचिंग फिनोमेनन। एसिड रेन अगर जैसे ताजमहल है वहां पे गिरती है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना ना संगमरमर मार्बल, तो वो बेसिक इन नेचर उसके साथ रिएक्शन करती है, उसकी टार्निशिंग कर रही है, उसकी व्हाइट सरफेस को येलो कर रही है, उसके साथ रिएक्शन कर रही है। इसके अलावा अदर बिल्डिंग मटेरियल जो है उनके अंदर जो कंपाउंड है उनके ऊपर आप इमेजिन करें डाइल्यूट एसिड अगर गिरेगा तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन होगी। एनिमल स्किन, इसके अलावा वाटर सोर्सेज, लेक्स, रिवर्स स्लाइडली एसिडिक बन जाएंगे, हमारे पास प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो एसिड रेन के बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। मजीद एसिड रेन के बारे में मैं कुछ पॉइंट स्लाइड्स की फॉर्म में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, देखें। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं। उस स्लाइड में मैंने आपसे देखें ये बड़ी क्लियर बातें की हैं, ये सारी समरी एसिड रेन से एसोसिएटेड शेयर की है। केमिस्ट्री एंड कॉज ऑफ एसिड रेन, अब इसमें पहला टेबल देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन किया गया जो मैंने बातें बोली हैं, जिसकी pH लेस देन 5 होती है, ये एंगल स्मिथ ने डिस्कवर की थी। बेसिक इसकी डिटेल बता दी कि इसकी pH जो है ना अनपोल्यूटेड रेन वाटर की वो 5.6 से कम नहीं होती। पोल्यूटेड रेन वाटर क्या होता है, जैसे हम एसिड रेन कहते हैं, अनपोल्यूटेड क्या होता है, वो तमाम बातें जो मैंने अभी बोली लिख दी। फिर उसके बाद उसने काजेस बताई हैं, हमारे पास जो ऑक्साइड्स यूज हुए हैं, मैंने जो अभी बोला कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड अपना रोल प्ले करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो अनपोल्यूटेड रेन वाटर होगा। एमसीक्यू है, याद रखिएगा। फिर आप तीसरे टेबल में बाद में देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एसिड्स कैसे बनते हैं। हम जानते हैं हवा में वाटर है, रेन है, उसका पानी है, तो वो वही बातें जो रिपीट हो रही हैं। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि इतना पोल्यूटेड नहीं होता, बार बार बता रहा हूँ। हाँ, सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रस एसिड बनता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं आपके सामने डाटा की फॉर्म में, और एंड में है हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये वन बाय वन पढ़ लें, ये वो डिटेल जो मैंने आपको बताई है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो दिस इज अ टेबल इन विच यू कैन गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, प्लस इसमें वो चीजें भी हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी और बताई हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे एसिड रेन के हवाले से। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप अपने सामने एक एमसीक्यू देख रहे हैं। द पीएच रेंज ऑफ द एसिड रेन इज, अल्फा में 7 to 6.5 है, बीटा में 6.5 to 6 है। हम जानते हैं डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, लेस देन 5। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एसिड रेन की पीएच क्या होती है, लेस देन 5 होती है, आप आंसर कर सकते हैं। इसी स्लाइड में आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, टेम्पररी एसिड रेन, आ गया ना वो क्वेश्चन HCl वाला, ये एमडी कैट में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने डिस्कस किया था फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और ये स्पेसिफिकली एमसीक्यू आप लोगों के लिए डिजाइन किया माय स्टूडेंट्स, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो।
टेम्पररी एसिड रेन इज इन सम कंट्रीज इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ, मुझे बताएं, अभी मैंने बताया था किसके साथ, HCl के साथ। परमानेंट एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, टेम्पररी में HCl होता है। ठीक हो गया, तो ये भी याद रखना है। एक और स्लाइड देखें जिसमें क्वेश्चन है आपके सामने, एसिड रेन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, ताकि हम अपनी उस तमाम कैपेबिलिटीज को चेक करें। द पीएच ऑफ द अनपोल्यूटेड रेन वाटर इज, बोला था, तो क्या ऑप्शन बनती है आपके सामने, बीटा ऑप्शन 5.6, इससे नीचे नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, बट 5.6 तक जो पीएच है दैट इज अनपोल्यूटेड रेन वाटर। क्लियर है। इसी स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द अनपोल्यूटेड रेन वाटर 5.6 के बाद द सोर्सेज ऑफ द एसिड रेन इज, ऑप्शन ए एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी बेसिक ऑक्साइड। वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स एसिड रेन है तो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डोमिनेंटली और सल्फर के ऑक्साइड। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि एसिड रेन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सल्फर के ऑक्साइड्स का होता है, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होती है। सो वेल दैट वाज ऑल अबाउट द एसिड रेन। वो क्या है, उसको किसने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, ये देखा, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो प्रिपेयर कैसे होती है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पे कैसे बिहेव करती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू एमडीक्यू के माय स्टूडेंट्स आपके सामने रखेंगे। अब हम बात करेंगे ओजोन की इन द नेक्स्ट बोर्ड। Well, dear students, ozone, O3, the second allotropic form of oxygen, बड़ी जबरदस्त चीज है और हार्मफुल भी है और ह्यूमन फ्रेंडली भी है। ये दोनों वर्ड समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं उसके ट्रोपोस्फियर में हम जिंदा है, जो 0 से 15 किलोमीटर तक है। ओके, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। अब जब ने ओजोन की बात करनी है तो एमडी कैट के सिलेबस में इन दोनों को अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। पहली बात ये कि ओजोन है क्या, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। ओजोन गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्ट्रेटोस्फियर वो एरिया, स्ट्रेटोस्फियर जो 15 से 40 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है, और ओजोन उसमें किसके अंदर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में जो 25 से 28 किलोमीटर का एरिया है उसमें ओजोन लेयर स्प्रेड होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक्स में है, जिसे पढ़ के बच्चा कंफ्यूज होता है कि शायद ओजोन की लेयर 3 km वाइडर होती है। ऐसा नहीं है माय स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ओजोन की विड्थ को कैलकुलेट करने वाला, दैट इज डॉप्सन यूनिट। और ये देखें, बड़ी अहम बात, 1 डॉप्सन यूनिट इज 0.01 मिलीमीटर। इतनी लिटिल अमाउंट में 0.01 मिलीमीटर 350 से मल्टीप्लाई कर दें, 450 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी वाइडर हो जाएगी, इट्स लेस देन माई नेल विड्थ। इतनी बारीक लेयर होती है। ये जो वर्ड लिखा गया ना 25 से 28 किलोमीटर, ये उसका एरिया होता है जिसमें ओजोन की इतनी बारीक लेयर पाई जाती है। ओजोन इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशंस हमारी अर्थ पे नहीं पहुंचने देती, जो म्यूटेशन कर सकती हैं, जो स्किन कैंसर का बायस बनती हैं। ओजोन बेहतरीन एक प्रोटेक्टिव यूनिट है। ओजोन हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया में हर वक्त बनती है। पॉइंट सुनते जाएं, दीज आर द क्वेश्चंस। ओजोन वार्म ट्रॉपिकल एरिया में हर वक्त बनती है। सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन टूटती है और उसका 2 एटॉमिक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनाते हैं। वो ओजोन पोल्स पे जाके स्टोर होती है। ओजोन पोल्स पे स्टोर होती है, वहां से स्प्रेड होती है पूरे ग्लोब के गिर्द और वहां पे अपना प्रोटेक्टिव काम करती है। ओजोन एक ब्लू कलर की गैस है प्योर फॉर्म में। ओजोन को अगर लिक्विफाई करें तो डीप ब्लू लिक्विड बनता है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एब्जॉर्बर है। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो गिफ्ट है। वही ओजोन जिसकी मैंने इतनी बातें की हैं, अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाए जिसमें हम जिंदा हैं, तो ये हमारी जो लंग्स की टिश्यूज हैं उनको सुकेड़ देती है। ये ओजोन एस्थमा कॉज करती है। इट इज द वर्स्ट पोल्यूटेंट ओजोन इफ इट इज इन द ट्रोपोस्फियर। हाँ, तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फोटोकॉपी मशीन से निकलती है, जहां पे भी फास्ट रेडिएशंस आती हैं वहां से ये ऑक्सीजन को डिप्लीट करती है, उस एरिया में ज्यादा हो जाती है। अगर 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल हो जाएं पोलर रीजन्स में, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कॉज द प्रॉब्लम फॉर द जनरल पॉपुलेशन। ये एक पोल्यूटेंट भी है, ये बड़ा बेहतरीन प्रोटेक्टिव कोट भी है। इसकी प्रोडक्शन कहां पे होती है, इसकी स्टोरेज कहां पे होती है, इसकी विड्थ क्या होती है, ये सारे एमडी कैट के क्वेश्चन है जो मैंने बोल दिए। एक और बात, ओजोन डिप्लीट भी होती है। ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर में है, जो लेयर है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए
तो हमारी अर्थ पोल्यूटेड हो जाएगी, कॉस्मिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएंगी। स्किन कैंसर बहुत हो गया था 1970s की स्प्रिंग में, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया एंटार्कटिका में। एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा होल बन गया था एंटार्कटिक जोन में, और कॉस्मिक रेडिएशन आई और पूरी दुनिया में स्किन कैंसर फैला क्योंकि जीन म्यूटेशन हो गई। अब ये क्यों होती है ओजोन डिप्लेशन, उसकी रीजन जो कि एमडीकैट में ये देखें व्हाइट बोर्ड पे, हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम एज अ रेफ्रिजरेंट्स यूज करते रहे हैं, बड़े अच्छे कूलेंट है, लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये लाइटर हैं, ये एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर से मूव करते हुए स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं, वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराती हैं और कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है 346 किलो जूल्स पर मोल है, वो टूट जाता है, वो बनाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आप देख रहे हैं ये ओजोन से रिएक्शन करता है। देखें ओजोन को डिप्लीट कर दिया, ओजोन थिनिंग हो गई, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे तो नॉर्मली हर साल हमारे पास ओजोन थिनिंग होती है, हमारे पास सितंबर टू नवंबर में, ये भी एमसीक्यू है याद रखना, ठीक है। अच्छा, ओजोन को इसने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा रीजनरेट हो जाता है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इस एक्टिविटी की वजह से इसको बैन कर दिया गया है, इनकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं। सो ओजोन के बारे में आपने जाना, इसका कलर, इसकी लिक्विड फॉर्म में मैंने बता दिया, फिर मैंने इसकी विड्थ बता दी, फिर ये बनती कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे होती है, तमाम डाटा। ये एज अ पोल्यूटेंट क्या रोल प्ले करती है, जैसे मैंने कहा एग्रेसिव अस्थमा होता है, फेफड़े सुकड़ जाते हैं अगर ट्रोपोस्फियर में है, और एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट कहाँ पे क्या काम करती है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट वी कैन फ्रेम आवर आइडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ऑप्शन ए, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। बीटा कहते हैं इट एज अ पोल्यूटेंट एंड कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इफ इन द ट्रोपोस्फियर, हाँ पॉसिबल है। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर टू अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। इट डिप्लीट्स एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर टू दिसंबर। माय स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा था ये कब होती है, सितंबर से नवंबर में होती है। सो ये डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। इसकी देखें कितनी इंपॉर्टेंट माइनर सी चीज है, लेकिन आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसी स्लाइड में दूसरा एमसीक्यू है, ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन होलिंग जो है टेक्स प्लेस एवरी ईयर ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर। तो ये तो मैंने बता दिया डेल्टा ऑप्शन को। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओजोन होल वाज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन, कहां पे, एंटार्कटिक जोन में, एंटार्कटिका में। ये एमडीकैट का क्वेश्चन है एंड ये दोनों क्वेश्चन जो हैं मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए प्लेस किए हैं ताकि आपको इससे एक तो आइडिया हो जाए, दूसरा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में आए हैं। एक और स्लाइड देखें, आपके सामने क्वेश्चन है, to avoid the formation of the toxic compounds with chlorine, which substance is used for disinfection water? ओजोन के बेनिफिट्स में एक और बेनिफिट जो डेवलप्ड कंट्रीज यूज करते हैं, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरीनेटेड वाटर से रेक्टल कैंसर होता है, और उससे बचने के लिए, चूंकि मैं ओजोन पढ़ रहा हूं तो मैं इसका यूज पढ़ूंगा। डेवलप्ड कंट्रीज में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ओजोन को यूज किया जाता है। ओजोन से एक तो क्लोरीनेटेड वाटर की वजह से जो NCl3 बनता है, रेक्टल कैंसर नहीं होता, दूसरा ऑक्सीजन के पार्ट्स पर मिलियन बढ़ जाते हैं, तो ओजोन को यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, पीलिंग ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, आप स्लाइड देख रहे हैं, पीलिंग ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, अब आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं जी, बीटा ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा भी था और बताया भी था कि पीलिंग मतलब बारीक होना, उसका फट जाना, उसका बारीक हो जाना, उसका खत्म हो जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ द बीटा ऑप्शंस। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास एक और क्वेश्चन ऐसी स्लाइड में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द ओजोन इनटू द ऑक्सीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन। स्लाइड आपके सामने है, मुझे बताएं वो कौन सा यूनिट है जो ओजोन से रिएक्शन करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो अल्फा ऑप्शन इज योर आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था जो कि हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इससे एसोसिएटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, वर्थ रीडिंग, और कॉन्सेप्ट्स भी इसमें एक्सप्लेन किए गए। कोशिश की गई कि तमाम डाटा को आप लोगों के लिए आसान तरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया जाए।
प्लेंटी ऑफ द MCQs इस लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए गए। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करेंगे, आप अच्छी तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।